हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आरपी एकेडमी कोशिश करता है आपके लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन लाने की। तो यहाँ पर आज हम लोग लेकर आए हैं न्यू पैटर्न ऑफ रेमिटेंसेस, जो कि बात की गई है हमारे आरबीआई के बुलेटिन में। कौन से बुलेटिन में? मार्च मंथ के। तो दोस्तों, यहाँ पर एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, जिसको हम इसमें कवर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर? देखिए, ईएसआई के सिलेबस में आपके पास माइग्रेशन एज अ चैप्टर रहता है, तो वहां भी इंपॉर्टेंट है। अलोंग विद दैट करेंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट है। इस डेटा को आप अपने एसेज में यूज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में यूज कर सकते हैं, और लर्न हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने के लिए मिला है इंडिया के रेमिटेंसेस लैंडस्केप में। जहां पर पहले हम देखते थे कि गल्फ कंट्रीज से हमें सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस मिलता था, अब वो एडवांस इकोनॉमीज की तरफ शिफ्ट हो गया है। दूसरी बात हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये किस बारे में, यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और यहाँ पर हमें क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हमारी स्किल हार्मोनाइजेशन है, अब बेटर से जैसे जैसे स्किल्स बढ़ती जा रही है इंडियंस की, वैसे वैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉयमेंट्स डिफरेंट हो रही हैं, और यहाँ पर एक अलग तरीके का मोबिलाइजेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए सारी बातें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पर ऑथर बोल रहे हैं कि जो आरबीआई है उसके लेटेस्ट रेमिटेंस सर्विस ये बता रहे हैं कि इंडिया की जो रेमिटेंसेस सोर्सेज हैं, उनमें एक सिग्निफिकेंट सोर्स देखने के लिए, अपना चेंज देखने के लिए मिला है। अब आप बोलेंगे मैम रेमिटेंसेस क्या होते हैं, आप कहानी तो रेमिटेंसेस की पढ़ा रहे हो, लेकिन होते क्या हैं? तो देखो, रेमिटेंसेस होते हैं जो इनकम हमें बाहर की कंट्री से मिल रही है और इसे हम हमारी कंट्री में भेज रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर मिस्टर ए हैं जो गूगल में जॉब करते हैं। कहाँ जॉब कर रहे हैं मिस्टर ए? गूगल में जॉब कर रहे हैं। इनके पेरेंट्स कहाँ पर रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। तो ये क्या करेंगे, गूगल से यहाँ पर इनकम अर्न करेंगे और कहाँ भेजेंगे? इंडिया में भेजेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। तो ये हो जाता है इनवर्ड रेमिटेंसेस, जहां पर हम रिसीव कर रहे हैं। अब मैं अगर बात करूं हमारे आउटवर्ड रेमिटेंसेस की, वहां पर क्या होगा? तो मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर एक्स हैं जो टीसीएस के साथ काम करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो रिसीव किया सैलरी, वो अपनी कंट्री में भेज दिया। तो ये हो गया आउटवर्ड रेमिटेंसेस, जब यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है। आगे समझ में? तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, हमारे पास दो तरह के रेमिटेंसेस रहते हैं। अब अगर हम बात करें एडवांस इकोनॉमीज की, जहां पर इन्होंने क्या लिया है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया का यहाँ पर जो रेमिटेंसेस एडवांस इकोनॉमी से आ रहा है, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, इसके अलावा आपका सिंगापुर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो यहाँ पर इंडिया इन सब से मोर देन हाफ ऑफ द टोटल रेमिटेंसेस रिसीव कर रहा है। मतलब अगर बात करें कि अगर इंडिया 100 रुपए एज रेमिटेंस ले रहा है, तो यहाँ 50 रुपए से ज्यादा इंडिया को रेमिटेंसेस इन पर्टिकुलर कंट्रीज से आ रही है। कौन कौन सी? यूएस, यूके, सिंगापुर, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर बात करें गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की, तो यहाँ पर हमारे पहले इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस कहाँ से आते थे? गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल से आ रहे होते थे, जो इंडिया का लार्जेस्ट शेयर ऑफ रेमिटेंसेस रखता था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इंडियन कंपनीज हैं या फिर इंडियन पर्सन हैं, सॉरी, जो इंडियंस हैं जो अपना अब्रॉड काम कर रहे हैं, वो अब इन कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या क्या देख रहे हैं कि एक तो चेंजिंग पैटर्न है माइग्रेशन का, दूसरा इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज और जो इवॉल्विंग नेचर है हमारा, ठीक है, वो भी यहाँ पर इंडियन वर्कर्स अब्रॉड क्या कर रहे हैं, उन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, रेमिटेंसेस हमें गल्फ कंट्रीज से जो मिल रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूं, इंडिया जो है ना, वो टॉप कंट्री रहती है जो कि रेमिटेंसेस रिसीव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपाइंस और पाकिस्तान। लेकिन अगर हम बात करें इंडियन की, तो इंडियंस यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपना रेमिटेंस रिसीव कर रहे हैं। और अगर बात करें कि कौन सा यहाँ पर ऐसा स्टेट्स हैं, तो महाराष्ट्र
और केरला, दो सबसे बड़े स्टेट्स हैं जो कि यहाँ पर रेमिटांसेस रिसीव करते हैं, मतलब मैक्सिमम रेमिटांसेस इन दो स्टेट्स को मिल रहा होता है। ठीक है, अगर बात करें 20.5% और 19.4% रेमिटांसेस जो इंडिया को टोटल मिल रहे हैं, उनका हिस्सा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये दो स्टेट्स लेते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब अगर मैं बात करूं गल्फ कंट्रीज की, तो 6 गल्फ कंट्रीज हैं हमारी। ठीक है, गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्रीज, जहां पर आती हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत। ठीक है, ये बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं जो कि इंडिया को रेमिटांसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर इंडियन वर्कर्स सबसे ज्यादा हैं जो कि इंडिया में रेमिटांसेस भेज रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हमें यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कोविड-19 आया था। अब जब कोविड-19 आया तो हर कंट्री में काम बंद हो गए थे, जिसकी वजह से जॉब लॉसेस देखने के लिए मिले। ठीक है, इसके अलावा सैलरी कट्स हो गए थे और जो डिस्पोजेबल इनकम है वो भी काफी कम हो गई। अब आप बोलोगे मैम डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, तो देखो डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं। अगर मान लो आप यहाँ पर 100 रुपए अर्न कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपके 50 रुपए के खर्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 100 रुपए आपने अर्न किए। अब इसमें 50 रुपए में आपके टैक्सेस भी हो सकते हैं, आपके इंडिविजुअल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, रेंट्स वगैरह सब लगाकर आपके 50 रुपए खर्च हो गए। तो जो बाकी बचे हुए 50 रुपए हैं वो आपके लिए क्या बन जाते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। तो ये बोल रहे हैं कि जो डिस्पोजेबल इनकम है अब वो भी बहुत कम अवेलेबल है लोगों के पास। इसके अलावा देखो आप इंडिया में देख रहे हो नेशनलाइजेशन आ रहा है, लोग अब क्या कर रहे हैं, इंडिया फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं, जहां पर वो कोशिश करते हैं कि हर चीज पहले इंडियंस को मिले। सिमिलरली ऐसा नेशनलाइजेशन ऑल ओवर वर्ल्ड हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो सऊदी अरेबिया में ये एक पॉलिसी लेकर आए जिसका नाम है निताकत या फिर सऊदी नेशनलाइजेशन स्कीम, जहां इन्होंने बोला कि जो कंपनीज यहाँ पर सऊदी अरेबिया में हैं उनको एक स्पेशल कोटा, जैसे इंडिया में रिजर्वेशन मिलता है ना, ऐसे ही कोटा है उनके पास कि इतना % लोगों को तो यहाँ पर सऊदी से ही हायर किया जाएगा, लोकल लोगों को ही आपको हायर करना है जॉब के लिए। जिसकी वजह से जहां लोग पहले 100 लोगों को हायर कर सकते थे, अब वो नंबर डिक्रीज हो गया, मान लो 70% हो गया, राइट। तो यहाँ पर इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि इंडियंस के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो यहाँ पर डिक्रीज हो गई हैं। ओके, अगर बात करें हमारे रेमिटांसेस किस तरह से फॉल कर रहे हैं, तो अगर शेयर बात करें हमारे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, तो यहाँ पर पहले 26.9% का 2016-17 में इनका टोटल रेमिटेंस का शेयर था, जो कि अब कितना रह गया, 19.2% रह गया 2023-24 में। सिमिलरली अगर बात करें सऊदी अरेबिया की, तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया पहले कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, 11.6%, ठीक है, 2016-17 में, और अब कितना कर रहा है 23-24 में, 6.7%। और कुवैत 6.5% से इसका शेयर डिक्रीज होकर कितना हो गया, 3.9% हो गया। तो ये सारा डेटा हमें कहाँ से मिला है, इंडिया का जो रेमिटेंस सर्वे हमारा आरबीआई निकालता है उसके 6th राउंड से। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि अगर ऐसी ही सिचुएशंस रहती हैं, ठीक है, और जो इकोनॉमिक अफेयर्स करेंटली चल रहे हैं जीसीसी कंट्रीज में ये नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडियन माइग्रेंट्स को जो जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं वो और कम हो सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ डेटा है जहां पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से गल्फ रेमिटांसेस में डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। तो हमने 3 पीरियड्स कवर किए हैं, पहला है 2016-17, फिर 20-21 और 23-24। तो सबसे पहले एडवांस इकोनॉमीज की बात हो रही है, जहां पर 38.3% इनका कंट्रीब्यूशन था 2016-17 में, और अब ये कितना रह गया है 2020-21 में, रह गया था, ये रह गया था केवल 36.7, बट इंक्रीज होकर 2023-24 में कितना हो गया, 56.4%, दैट इज जस्ट मोर देन 55%, अपन कह सकते हैं, राइट। जीसीसी कंट्रीज में जहां पहले ये अप्रोक्सीमेटली 50% था, ठीक है, अब कितना हो गया है 37.9%। तो 9% का फॉल हमें 10 साल के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। 10 साल नहीं बोलेंगे, 7-8 साल के अंदर बोलेंगे। चलिए अदर कंट्रीज की बात करें तो पहले 15% था, फिर डबल हो गया 31.7% पहुंच गया, और अब 5.7% रह गया, जो कि 1/3 हो गया, राइट।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो हमारा डेटा है वो ये शो कर रहा है कि एडवांस इकोनॉमी से तो ऑल्दो हमें काफी अच्छा नंबर मिल रहा है, लेकिन बाकी कंट्रीज में यहाँ पर काफी सिग्निफिकेंट फॉल देखने के लिए मिला है। ठीक है, चलिए एडवांस इकोनॉमीज में इन्होंने किस किस को लिया है, यूएस, यूके, सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, जर्मनी, बेल्जियम, स्पेन, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, जापान, आयरलैंड एंड न्यूजीलैंड। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल में आपको पता ही है हमारे पास 6 कंट्रीज थी जिसकी हमने बात की थी। अब अगर हम बात करें जो रेमिटांसेस हमें मिल रहे हैं यहाँ पर आपके फ्रॉम एडवांस्ड इकोनॉमीज, तो वो हमारे कैसे रहेंगे, यहाँ पर रेमिटांसेस फ्रॉम, अगर हम एडवांस इकोनॉमीज बात करें तो वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं इन रिसेंट ईयर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूएस जो है वो आपका कैसा है, अभी लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बन चुका है। और इसका परसेंटेज कितना है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 27.7% यहाँ पर हमारा अकाउंट कर रहा है। ठीक है, तो बोल सकते हैं मोर देन 1/4 कर रहा है। अगर अब बात करें हम यहाँ पर यूएस रेमिटांसेस की, तो अगर 2020-21 में ये केवल 22.9% था। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर 2016-17 में 22.9% था और 2020-21 में 23.4। ठीक, अगर 2016 से 2023-24 का चेक कर रहे हैं हम यूके का, तो 3 से 10.8% हो गया। कनाडा का 3 से 3.8 है, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने के लिए नहीं मिल रहा। और सिंगापुर का 5.5%, दैट इज 1.1% का इंक्रीमेंट के साथ में। ओके, ऑल दो जो हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स की, कि यूएस में ये काफी कम है, ठीक है, देन जीसीसी, राइट। तो नंबर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं वो यहाँ पर कम है यूएस में और जीसीसी में ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो यूएस में कौन लोग काम करने जाते हैं, ज्यादातर आईटी इंडस्ट्री के लोग काम करने जाते हैं, ज्यादातर, ऐसा नहीं कि सभी वही जा रहे हैं, हम यहाँ मैक्सिमम नंबर्स की बात करें। और जीसीसी में कौन जाता है, यहाँ पर अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड लेबर जाती है। तो इसी वजह से आप देखोगे कि यहाँ जो वेजेस मिल रही हैं ये वेजेस कंपैरेटिवली कम होंगी और यहाँ जो वेजेस मिल रही हैं ये हाई होंगी, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें परचेजिंग पावर की, तो यूएस डॉलर जो है इसकी परचेजिंग पावर काफी हाई है ना। तो इसी वजह से हम क्या देख रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी जो गल्फ कॉर्पोरेशन कंट्रीज हैं यहाँ से हमें कम रेमिटांसेस मिल रहे हैं। अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें तो वहां भी हमें सिमिलर पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, जहां इंडियन प्रोफेशनल्स जो हैं वो यहाँ पर ज्यादा हाई अमाउंट अर्न कर रहे हैं अगर हम कंपेयर करें इनके काउंटर पार्ट्स इन गल्फ से। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन प्रोफेशनल्स जो हाईली स्किल्ड हैं, ठीक है, वो एडवांस इकोनॉमीज में काम करते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें यहाँ पर तो स्टैम फील्ड्स की, तो स्टैम फील्ड्स आपको पता है क्या होता है, देखो स्टैम फील्ड्स में हमारे पास आते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इनोवेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर क्रिटिकल थिंकिंग वाली फील्ड्स में हमारे इंडियंस ज्यादा जा रहे हैं। और हेल्थ केयर की तरफ एंड फाइनेंस की तरफ भी आप देख सकते हैं ज्यादा यहाँ पर रेमिटांसेस फ्लो मिलेंगे। अगर हम बात करें इंडिया जर्मनी, इंडिया ऑस्ट्रिया या फिर इंडिया नीदरलैंड्स कॉरिडोर्स की, तो ये भी यहाँ पर काफी अच्छा इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रही हैं। इमाइग्रेशन पॉलिसी अगर हम बात करें यूएस की, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हो सकता है ज्यादा हमारी इंक्रीज हो जाए, लेकिन जो हार्श इमाइग्रेशन पॉलिसीज हैं वो इसको कम कर सकती हैं। क्यों, आपको पता है ट्रम्प जब भी आते हैं वो H1B वीजा की बात कर रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि इंडियंस को वापस भेजो, ठीक है, दूसरी कंट्री के जो लोग हैं वो यूएस के लोगों की जॉब्स खा रहे हैं। तो ऐसी यहाँ पर एक वो आपको देखने के लिए मिल जाती है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक सिग्निफिकेंट नंबर जो है हमारी फैमिलीज का वो अब यहाँ पर अब क्या होगा, ब्रेक अपार्ट हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं, देखो H1B वीजा में क्या होता है, जो इंडियंस जैसे वहां पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल हम इंडियंस का ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ इंडियंस जो है वो जॉब करने जाओ, इनके जो यहाँ पर फैमिली मेंबर्स होते हैं ये H1B वीजा लेते हैं और H1B वीजा लेकर फिर वहां रहना शुरू कर देते हैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं, अगर आप यहाँ पर इंडिया में जॉब करने नहीं आए हो तो फिर आप यहाँ पर नहीं रुकोगे। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर बेसिकली H1B वीजा क्या है, एक नॉन इमाइग्रेंट वीजा है।
ठीक है, जो कि हेल्प कर रहा है यूएस, जो भी हमारे माइग्रेंट्स हैं, यूएस एम्प्लॉयर्स हैं, उनको बोल रहा है कि आप यहाँ पर फॉरेन वर्कर्स को टेम्पररी यहाँ पर क्या करो, जॉब दो, और यहाँ पर उन लोगों के पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस वजह से भी काफी ज्यादा H1B वीजा पर अगर रोक लग जाएगी तो काफी सारे इंडियंस को वापस इंडिया आना पड़ेगा। अगर बात करें, यहाँ पर प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो ये बोल रहे हैं कि जो बर्थ राइट सिटीजनशिप आपको मिली हुई है, अगर मान लो यूएस में किसी का बर्थ होता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली यूएस का सिटीजन बन जाते हैं, अनलेस कि वो यहाँ पर अप्लाई करें कि हमें नहीं बनना। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ये भी हम आपको, ये जो राइट है ये भी आपकी एंड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से काफी सारे इंडियंस जो हैं वो वापस हो सकता है इंडिया आ जाएं। अगर बात करें रेमिटेंस टर्म्स की, तो अगर हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्रेन ड्रेन सुना है आपने? ब्रेन ड्रेन क्या है कि इंडिया के जो टॉप ब्रेन्स हैं, इंडिया के जो टॉप स्किल्ड लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं यूएस या अदर एडवांस इकोनॉमीज में और वहां की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं वो ड्रेन हो रही हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं अब वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पर नुकसान देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर यही लोग इंडिया वापस आ जाती हैं तो हो सकता है इंडिया की डेवलपमेंट, इंडिया की ग्रोथ में ये काम करे, और यहाँ पर हो सकता है कि हमारे रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं लेकिन हमारे अदर एसेट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसके अलावा यहाँ पर इंडियन की, तो वहां पर आप क्या देखोगे, बहुत सारे ऐसे इंडियन माइग्रेंट्स हैं जो एक्चुअली वापस इंडिया में नहीं आते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, वो यहाँ पर एक अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर को फेस कर रहे होते हैं और कोशिश यही चूज करते हैं कि हायर रेमिटेंसेस जो हम इंडिया को भेज रहे हैं वो हम इन्वेस्ट कर दें यूएस में ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूएस में आपको इन्वेस्टमेंट करने पर ज्यादा अच्छा इनकम मिलेगा। अब मान लो आप इंडिया के स्टॉक्स में सोच रहे हो रिटर्न्स की और आप यूएस के स्टॉक्स में, तो ज्यादा चांसेस हैं कि यूएस में आपको अच्छी रिटर्न्स मिल जाए, राइट? तो आप क्या कोशिश करोगे कि आप यूएस में ही अपने इन्वेस्टमेंट्स करो। अच्छा, अगर हम बात करें, इंडियन वर्कर्स जो गल्फ में है, ठीक है, वो यहाँ पर अपने आप को टेम्पररी रेजिडेंट्स की तरह देखते हैं और कोशिश करते हैं कि लोकल इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसे घर भेजें, अपने पेरेंट्स के लिए भेजें। तो यहाँ पर एक अलग तरह का ट्रेंड देखने के लिए मिलता है। आगे बात करें, जो राइट विंग पॉलिटिक्स है, ठीक है, इसका राइज होने की वजह से भी हम देख रहे हैं कि इमाइग्रेशन पॉलिसीज जो हैं वो काफी रिस्ट्रिक्टिव हैं इन नेचर, और आप देख सकते हैं फ्रांस में, यूएस में, यूके में इस तरह की पॉलिसीज जो है राइट विंग, वो काफी स्ट्रांग हो गई हैं, ऑल्दो इंडिया में भी हो रही है। ठीक है, लेकिन हम बात करें इंडिया पर कैसे इम्पैक्ट आ रहा है, इसलिए हम उन कंट्रीज की पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंडियन माइग्रेंट्स जो हैं उनके लिए यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो परमानेंट रेजिडेंसी को सिक्योर कर पाए। ठीक है, अच्छा, आगे बात करें अगर हम यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स की, ठीक है, अच्छा एक चीज और है इसमें पॉइंट कि ये बोल रहे हैं जो हमारा फाइनेंशियल रिस्क है, ठीक है, वो भी हमारा काफी ज्यादा नज हो जाता है, एज ये लोग क्या कर रहे होते हैं, इंडिया में अपनी इन्वेस्ट सम्स भेज देते हैं। ठीक है, तो होस्ट कंट्रीज में उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो मान लो होस्ट कंट्रीज में अब यहाँ पर कोई लॉसेस होने शुरू हुए तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया में है वहां काम आ जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल, एक टाइम पे यूएस की इकोनॉमी डाउन जा रही थी, इंडिया तब भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो अगर इंडिया की यहाँ पर इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट है वो आपको ओवरऑल अच्छा रिस्क, आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, और यूएस में होने वाले लॉसेस आपके हो सकता है थोड़े बढ़ रहे हैं, तो जो नेट लॉस था वो कम हो गया, राइट? तो यहाँ पर हम हमारे फाइनेंशियल रिस्क को ही स्प्रेड कर देते हैं। ओके, अब बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स की। इंडियन स्टूडेंट्स का हम क्या देख रहे हैं, जो रेमिटेंसेस हैं हमारे एडवांस इकोनॉमी से वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इसमें यहाँ पर एक चीज है कि जो इंडिया में इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अब्रॉड एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो जब वो जा रहे होते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो रेमिटेंस इनफ्लोस में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं लोन रिपेमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे, इंडियन स्टूडेंट्स अगर कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं तो वो वहां पर जॉब भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन बैंक से जो लोन्स लेकर गए हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट्स करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट्स करेंगे तो इंडिया में अगेन रेमिटेंसेस बढ़ेंगे, और ग्रेजुएशन के बाद में वो अपने जो रेमिटेंसेस हैं अपने घर वालों को भेजते हैं, अपनी फैमिलीज को भेजते हैं। ठीक है,
तो हम क्या देख रहे हैं कि लेकिन इंक्रीज जो हो रहा है ना इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर, वहां पर विलफुल डिस्किलिंग भी देखने के लिए मिल रही है। मतलब जो हाईली एजुकेटेड ग्रेजुएट्स हैं, वो उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप लो स्किल्स जॉब लो, रिटेल में, डिलीवरी सर्विस या हॉस्पिटैलिटी में, ठीक है, जिसकी वजह से उनको यहाँ पर अब वो ये ऐसा वहां पर क्यों कर रहे हैं, ताकि परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाए। तो उनको यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रहा है। अच्छा, अगर इंडियन स्टूडेंट्स की हम कनाडा, यूके ऐसी कंट्रीज में रिसर्च देखेंगे और रिजल्ट्स देखेंगे, तो हम देखेंगे कि केरला माइग्रेशन सर्विस के अलावा ये हमारी बात यहाँ पर सपोर्ट हो रही है। ठीक है, अगर हम इसके अलावा बात करें यहाँ पर कि हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर जो हमारे लॉन्ग टर्म करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर डिमिनिश हो रहे हैं। क्यों डिमिनिश हो रहे हैं? क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स को बोला जा रहा है आप यहाँ पर लो स्किल जॉब्स करो, ठीक है, तो उनके जो यहाँ पर कैपेसिटी है कि हायर रेमिटेंसेस भेज पाए, वो भी डिक्रीज हो रही है। आगे बात करें अगर हम, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा वल्नरेबल हैं कि वो जो इस तरह की इमाइग्रेशन पॉलिसीज आ रही हैं, उनमें एब्रप्ट चेंजेस की वजह से उनको वापस आना पड़ रहा है, या उनकी जो एजुकेशन है वो अफेक्ट हो रही है, उनकी अर्निंग्स अफेक्ट हो रही हैं, और जो कॉन्ट्रीब्यूशंस वो कर सकते थे, वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा अफेक्ट हो रही हैं। अब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। तो देखिए, अगर हमें यहाँ पर रेमिटेंस इनफ्लो बढ़ाना है, तो हमें यहाँ पर कोशिश करनी होगी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करें, ठीक है, उनको अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करें, और यहाँ पर हमें ये अपनी कंट्री लेवल पर काम करना होगा। तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको हम हेल्प करें कि उन्हें प्लेसमेंट्स मिले दूसरी कंट्रीज में अच्छी जॉब्स पर, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन उस लेवल की उनको जॉब्स नहीं मिल रही। इसके अलावा जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको भी एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज मिले। ऐसा ना हो उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो, या उनकी फोर्स डीस्किलिंग की जाए। तो इन चीजों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरह के इश्यूज को हम अगर रिजॉल्व करना शुरू करेंगे, तो इंडियन माइग्रेंट ज्यादा से ज्यादा अपनी जॉब पर काम कर पाएंगे, अपनी वेलफेयर के लिए काम कर पाएंगे, और इंडिया में भी रेमिटेंसेस भेज पाएंगे। और हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर हर कंट्री के साथ में कुछ एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, ठीक है, तो या फिर मल्टीपल कंट्रीज के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर ले, तो बाइलेटरल या मल्टीलेटरल मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम यहाँ पर अपनी जो माइग्रेशंस हो रही हैं उन्हें रेगुलेट कर पाए, अपने वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट से बचा पाए, एक्सप्लॉइटेशन से बचा पाए। और अगर हम एज एन ऑर्गेनाइज कंट्री क्या कर रहे हैं, एज अ कंट्री अगर हम प्रोएक्टिवली एंगेज हो रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसी एग्रीमेंट्स हमें हेल्प करेंगी कि इंडियंस जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटीज ले पाए, सिक्योर कर पाए वर्कफोर्स के लिए, और एक स्टडी फ्लो हमारा रेमिटेंसेस का होता रहे। देखो, अगर बात करें पहले, तो प्रोएक्टिव क्या होता है, रिएक्टिव होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई और आपने फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना। प्रोएक्टिव है कि कोई प्रॉब्लम आपको लग रहा है हो सकती है, तो आप उसके लिए पहले से ही सोल्यूशन ढूंढ कर रखो। पहली चीज, रेमिटेंसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो, रेमिटेंसेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके थ्रू आपको फॉरेन करेंसी मिल रही है, आपकी कंट्री में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, जो एक कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। तो हमें डॉलर्स मिलेंगी, हमें येन मिलेगा, हमें यहाँ पर रूबल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने रेमिटेंसेस को यहाँ पर कोशिश करें कि उनका एक स्टडी फ्लो होता रहे। ओके, आई होप आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा, चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है, तो लाइक बटन प्रेस करो, नहीं पसंद आता है तो कमेंट कर कर बता दो कि भाई क्यों नहीं समझ में आया, क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है। अगर आपको ऐसे इनिशिएटिव्स अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, एंड आपको पता होगा हम आपके लिए बहुत सारे अलग अलग पेड एंड नॉन पेड इनिशिएटिव्स लाते रहते हैं, तो आप वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम पर चेक कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर वो भी अगर आरबीआई का या फिर बैंकिंग या यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको भी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। चलिए, अब मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।